Hello friends. So today's section we will study farmers contribution in the freedom struggle and हम लोगों का जो फोकस रहेगा वो यूपी में जो भी फार्मर्स और प्रेजेंट हुए हैं एजुटेशन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पोस्ट 1857 से लेके 1947 के बीच में उनके बारे में बात करेंगे। जो फार्मर्स की जो बात है वो दीनबंधु मित्रा कब से नील दर्पण इन्होंने लिखा था, तब इन्होंने पीजेंट्स की जो दुर्दशा थी उसके बारे में लिखा। उसके बाद से लेके देशबंधु चित्तरंजन दास, सीआर दास किसमें सीआर दास का नाम क्यों लिया जाता है? क्योंकि गया सेशन में इनके गांधी जी से क्या हो गया था, कन्फ्रंटेशन हो गया था और इन्होंने कांग्रेस तब छोड़ दी थी और पीजेंट्स के काम के में ये लग गए थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज क्या क्या पढ़ेंगे, देखिए ये सब चीज़ें तो हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्या कॉन्शियसनेस थी, रिवोल्यूशनरी कंट्रीब्यूशन टू नेशनल फ्रीडम, ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। इस बार हम लोग पढ़ेंगे फ्रीडम कंट्रीब्यूशन इन फ्रीडम स्ट्रगल, फार्मर्स कंट्रीब्यूशन। तो फार्मर्स की क्या क्या प्लाइट थी, किसान और कांग्रेस का आपस में कनेक्ट कब से हुआ, कांग्रेस पहले हाई जमींदारों की बात करती थी, फिर कैसे उन्होंने कांग्रेस किसानों की बात सुनना शुरू किया और कैसे फिर किसानों को उन्होंने इग्नोर कर दिया बाद में, और किसान फिर सारे के सारे सीपीआई की ओर या पीजेंट्स जो थे वो सीपीआई का एक पार्ट बन गए। किसान सभा और उसका मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। फार्मर्स ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में किस तरह पार्टिसिपेट किया और गवर्नमेंट ने कैसे जितने भी किसान के मूवमेंट थे उनको कैसे सप्रेस किया, इसके बारे में बात करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फ्रीडम एंड फार्मर्स ऑफ यूपी। अब देखिए 1857 1857 के बाद अंग्रेजों ने क्या किया, जिससे कि 1857 से लेकर 1900 तक ज़्यादातर जो किसान थे उनकी आवाज़ ना तो आगे आ पाई, ना वो इतने इग्नोर हो गए, इतना डिल्यूजन में चले गए कि उनको समझ में नहीं आया कि भाई ये जो अब जो सरकार आई है वो हम किस तरह से हमको नुकसान पहुंचा रही है। उनको यही पता नहीं चलता था कि एक्चुअली में जो गोरे लोग हैं या बड़ा गोरा साहब है वो उनके साथ किस तरह से उनको लूट रहे हैं। उनके लिए जो उनके सामने जो रखा गया था वो गाँव का जमींदारी होता था। जो जमींदार था वही उनसे टैक्स लेता था, जो जमींदार था वही उनको परेशान करता था और वही जमींदार था जो उनको हेल्प भी करता था या उनको पैसे देता था। तो क्या हुआ, अवध पॉलिसी बनाई ब्रिटिश ने पोस्ट 1857 में, और उन्होंने क्या कहा कि ऑफिशियल्स और जमींदार के बीच में आपस में नेक्सस रहा, और उससे हुआ क्या कि ऑफिसर्स जो थे वो एडमिनिस्ट्रेशन को अपने एग्जीक्यूट कर पाए विद द हेल्प ऑफ जमींदार और तारुकदार, और जमींदार और तारुकदार की जो मोनोपोली थी लैंड पर और पैसे पर वो बनी रही। तो ये अवध पॉलिसी थी आफ्टर 1857। इसके बाद क्या रहा कि क्या क्या प्लाइट्स थी, क्या क्या दिक्कत होती थी। तो दिक्कत क्या होती थी, सबसे पहले बात, जो मालिक थे किसानों के मालिक मतलब उनके जो जमींदार थे जिनकी खेती पर वो लोग फसल उगाते थे, वो क्या करते थे उनसे, एक तो होता है आपका फसल के समय जो टैक्स देना पड़ता है, इसके अलावा भी नजराना देना पड़ता था। अगर उनके घर में शादी है, उनके घर में कोई आया है, तो हर एक किसान को नजराना देने जाना पड़ता था। उसके बाद इवन अगर किसान को पता चला कि उसके मालिक ने हाथी खरीदा है, तो उसके लिए भी उसको जाके एक टैक्स देना पड़ता था, जिसे कहते थे हथुना टैक्स। ये जो मैंने लिखा है हथुना टैक्स रियल्टी थी। ऐसी अगर उनके मालिक ने कोई मोटर गाड़ी खरीदी है, ठीक है, तो उसके लिए भी उनको मोटर टैक्स देना पड़ेगा जाके, जो किसान होगा उसे कहते हैं मोटरयाना टैक्स। तो इतने सारे टैक्स थे कि वो लोग सारे परेशान हो गए थे, और इसे कहते हैं ना परपेचुअल डेप्टनेस। तो हमेशा वो लोग डेप्ट में ही रहते थे। इसके बाद अब देखो कौन कौन से एक्ट थे उस समय जो इनएफिशिएंट थे इन विद रिस्पेक्ट टू फार्मर्स एंड द पीजेंट्स। तो दो इंपॉर्टेंट थे, सबसे पहला था अवध रेंट एक्ट 1888 और दूसरा था आगरा टीनेंसी एक्ट 1901। ये जो अवध वाला एरिया था, ठीक है, इसमें आपको केवल ओनली 8, ये गलत लिखा है, जो 7 ईयर्स होते थे इतने का ऑक्यूपेंसी राइट आपको मिलता था पीजेंट्स को। उसके बाद जो आगरा टीनेंसी एक्ट था वो 1901 में, ऑल्दो बहुत बाद में बनाया गया। उसका पर्पस था इसमें जो भी कमियां हुई उससे बेटर बनाना। लेकिन उसमें क्या हुआ, उसमें भी जितने भी टीनेंसी ऑक्यूपेंसी लिटिगेशन थे, जितने भी केस थे, वो सारे के सारे पाइल्ड अप होते गए, और किसानों के पास इतना पैसा होता नहीं था कि वो लड़ने जाके अंत में वो लोग समझौता कर लेते थे। तो समझौता क्या होता था, पंचायत में होता था, और जो पंचायत थी वो ज़्यादातर जमींदार और तालुकदारों की उसमें मोनोपोली होती थी। तो इस तरह से दो एक्ट थे जो कि इनएफिशिएंट थे, ठीक है। फार्मर्स वर इन परपेचुअल डेप्ट ऑफ लोकल बनिया एंड
लोकल बनिया जो थे वो बराबर इनको डेप्ट में रखते थे। और उसके बाद अगर किसी से अगर जो फेमाइंस आ गया या फिर वार हो गया जो कि फ्रिक्वेंट होता था उस समय, तो जो भी आप खेती कर रहे हो, किसान जो भी खेती कर रहा है उसको बेटर प्राइस नहीं मिलता था। जब बेटर प्राइस नहीं मिलेगा, ठीक है, तो वो कर्ज से मुक्त हो नहीं पाएगा। जब कर्ज से अब वो फ्री नहीं हो पाएगा तो वो फिर से अगली फसल के लिए क्या करता था, बनिया से डेप्ट लेता था। और उस समय अगर डेटा निकाला गया तो ये पता चला कि ज़्यादातर जो डेप्ट था वो था पिछले साल का जो एडवांस था, वही इस साल का डेप्ट बन जाता था। तो ये जो एडवांस था या फिर ब्याज था, जो कहावत होती है कि ब्याज ब्याज के बाद ब्याज सूद हो सकता है, ये सारी चीज़ें रियल लाइफ में उनके साथ हो रही थी। और वो उनके बच्चे किसी तरह फ्री, एक तरह से बॉन्डेड लेबर की तरह काम कर रहे थे जमींदार। और इसके अलावा अगर वो बॉन्डेड लेबर, इसमें लिखा है फोर्स्ड अनपेड लेबर, जिसे कहते थे बेगार, जमींदार जो था उनसे बेगार भी कराता था। और प्लस जमींदार के जो आदमी होते थे जिन्हें कहते थे अमलाज या करिंदा, अभी हम लोग कहते हैं अमला आ रहा है, तो अमला का अर्थ होता था कि बड़े बड़े से एक तरह से बॉडीगार्ड मान लो। वो क्या करते थे, उनके ऊपर जुल्म भी करते थे। और जुल्म कब करते थे, जैसे उनको रेंट देना है, कोई भी खेत है किसी का, उस पर एक लैंडलेस लेबर अगर काम कर रहा है तो उसे रेंट देना है, तो वो लोग रेंट तो ले लेते थे लेकिन उसकी रिसिप्ट कभी नहीं देते थे। ठीक है, तो अगर अभी आपने देखा आगरा टेनेंसी एक्ट में ये लोग लिटिगेशन करने गए, तो वो लोग जमींदार जाके सीधे बोल देते थे भाई इन्होंने हमें रेंट ही नहीं दिया, उसका उनके पास कोई भी प्रूफ नहीं होता था। तो ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था कि उनके पास ये पावर भी नहीं थी कि वो अगर पैसे दे रहे हैं, रेंट दे रहे हैं, तो उसका वो रिसिप्ट भी मांग सकें। क्योंकि जितने भी ये मांगने जाते थे, अमला के साथ जाते थे या करिंदा जो होते थे अपने साथ बहुत ज़्यादा लठैत लेके जाते थे, वो रिसिप्ट नहीं देते थे, केवल रुपए ले लेते थे। तो ये सारी दिक्कतें थी इनको, फार्मर्स को। लेकिन ये सारी जो दिक्कतें थी वो 1857 के बाद से ही स्टार्ट हो गई थी। तो ऐसा क्या हुआ कि 50 साल तक वो लोग कुछ नहीं बोले, इवन 50 छोड़ो, फर्स्ट वर्ल्ड वार तक वो लोग कुछ नहीं बोले। 1910 तक आप देखते हो यूपी में स्पेशली कोई ऐसा एक तरह से फार्मर्स का एजिटेशन नहीं हुआ। ठीक है, तो 1910 या 1915 में ऐसा क्या हुआ, तो 1915 में ये हुआ कि 1914 में अगर आप देखो इस इसको देखो, 1914 में हो गया था फर्स्ट वर्ल्ड वार। और फर्स्ट वर्ल्ड वार में क्या हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार में इंडिया ने सपोर्ट किया था किसे, ब्रिटेन को। और अपना पूरा का पूरा जो इंडिया के सोल्जर्स थे, इंडिया के लोग थे, वो वहाँ पे ब्रिटिश आर्मी में ज्वाइन हुए थे। तो आप इसमें देखो कि यूनाइटेड प्रोविंस और पंजाब की डेटा देखना, जो कॉम्बेंट रिक्रूट है वो पंजाब से कितने हैं, 3,49,688। कॉम्बेंट यूनाइटेड प्रोविंस यानी कि यूपी से कितने हैं, 1,63,578 लोग। ये वो लोग हैं जो डायरेक्ट लड़ाई के मैदान में थे। इसके बाद अगर नॉन कॉम्बेटेंट रिक्रूट्स देखे जाएं तो उसमें सबसे ज्यादा किसके थे, यूपी के थे, 1,17,565। अब ये दोनों जो रिक्रूट थे वो एक्चुअली में कहाँ जाते थे, लड़ाई करने के लिए। लड़ाई करने के लिए इनमें अगर 1,17,000 में अगर 50,000 भी देश के बाहर गए तो वो देखते थे जाके कि भाई किस तरह की क्या कहते वहाँ पे जो एग्रीकल्चर है वो किस तरह से बूम हो रहा है बाहर विदेशों में, वहाँ पे किसानों को कोई दिक्कत नहीं है। यही सोल्जर जब वर्ल्ड वार खत्म होने के बाद वापस आए तो उन्होंने क्या देखा कि एक नई अवेयरनेस आई अबाउट देयर प्लाइट। मतलब ये वही हो गया कि पहले आपने क्या था, अपनी जो कष्ट था उसको रियलाइज नहीं किया, लेकिन जब आपने बाहर गए तो आपने देखा कि अरे यहाँ पे जो फार्मर्स हैं इनके पास तो इतनी अच्छी जमीन भी नहीं है, फिर भी ये लोग इतने खुश क्यों हैं। तो उसको उन्होंने रियलाइज किया। और पोस्ट वर्ल्ड वार के जब लोग वापस आए तो ऑलरेडी उनके माइंड में ये था, बैकग्राउंड में ये चीज़ थी कि भाई देखो हम लोगों के साथ बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। उसके बाद क्या हुआ, 1918 में डिजास्टर मानसून भी आ गया। अब डिजास्टर्स मानसून आएगा तो फिर क्या होगा कि आपकी फसल जो है कम होगी, फसल कम होगी तो फेमाइन इंड्यूस होगा। ठीक है, इसके बाद जो वर्ल्ड वार था, वर्ल्ड वार के टाइम क्या हुआ था कि जो इंडिया की साइड जो शिप आते थे वो क्या हो गई थी, शॉर्टेज हो गई थी। मतलब ट्रेन के हों या कहीं के भी वो तो शिप हों, शिपिंग लाइन में ज़्यादातर लोगों को डाइवर्ट कर दिया गया था एज पर जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन, जहाँ जहाँ वॉर हो रहे थे। तो जो भी चीज़ इंपोर्ट होती थी उन सबका क्या था, बहुत ज़्यादा लिमिटेशन हो गई थी। हम कौन कौन सी चीज़ें इंपोर्ट करते थे, साल्ट करते थे, कॉटन क्लॉथ्स करते थे, कैरोसिन करते थे। तो ये जो डेली यूज़ की चीज़ थी उनके उनका उनको इंपोर्ट पे उनका लिमिट लगा दी, कोटा लगा दिया गया, जिससे उनके प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे। जब प्राइस इनके बढ़ जाएंगे तो वैसे भी किसानों के पास पैसा नहीं है, तो अब सेविंग जो थी वो भी क्या कहते हैं इन्हीं सब चीज़ों को खरीदने में चली जाएगी। फिर उनको अगली साल खेती करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लोकल लोगों से, जमींदारों से क्या लेना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा। अब देखिए ये जो इम्पोर्ट ऑफ साल्ट है,
अब देखो यही जो प्रॉब्लम थी, यही गांधी जी ने बाद में जब साल्ट मार्च किया था इसको दूर किया था कि अपने इतना साल्ट होता है तो उस पर मोनोपोली अंग्रेजों की क्यों, हम लोग अपना साल्ट खुद उगाएंगे, इम्पोर्ट नहीं करेंगे। अब देखो यूपी में प्राइस कितने बढ़ गए थे, 102%, मतलब अगर 10 रुपए की कोई चीज़ है तो 20 रुपए की होगी, दुगनी हो गई थी। उसके बाद क्या हुआ, इन्फ्लुएंजा आउटब्रेक हो गया उसी टाइम, तो उससे क्या हुआ, फार्मर्स की डिस्ट्रेस जो है और भी ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है, अब ये सब चीज़ें जब हो रही थी साथ साथ, तभी क्या हुआ कि जो कांग्रेस थी, कांग्रेस में भी किसकी एंट्री हुई, गांधी जी की एंट्री हुई। कांग्रेस में किसकी एंट्री हुई, गांधी जी की। गांधी जी ने चंपारण और खेड़ा, ठीक है, इन दो जगह पे जो सत्याग्रह किए, उसमें क्या हुआ, लोगों को ये बिलीव हो गया, वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी आए, ठीक है, और उन लोगों को बिलीव हो गया कि भाई एक दुबला पतला सा इंसान गोरों को हरा रहा है, हरा नहीं रहा तो गोरों के अगेंस्ट में खड़ा हुआ है, तो उनकी हिम्मत बंधी। और हिम्मत बनने के बाद क्या हुआ कि एक तो ये बिलीफ आया, दूसरा पहली बार कांग्रेस ने 1918 में क्या किया, 688 किसान डेलीगेट्स को कहाँ बुलाया, जो दिल्ली का सेशन हुआ था उसमें बुलाया, और इन 688 किसान डेलीगेट्स में सबसे ज़्यादा कहाँ से आए, यूपी और पंजाब से आए। ठीक है, तो अब देखो उनको ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट भी मिल गया, मोटिवेशनल सपोर्ट भी मिल गया। गांधी जी का राइज हुआ, उन्होंने क्या किया, मास स्ट्रगल को फॉलो किया। ठीक है, और मास स्ट्रगल को उन्होंने क्या किया कि लोगों में बिलीव दिलाया, चंपारण खेला में अपनी सक्सेस से। ठीक है, अब क्या हुआ कि आपको ये चीज़ पता ही होगी, गांधी जी पहले क्या होते थे, नॉर्मल कपड़े जो खादी पहनते हैं वो पहनते थे, लेकिन जब वो मदुरई गए तो उनको पता चला कि खादी जो थी वो भी बहुत महंगी थी, उसका भी प्राइस बहुत महंगा था, तो आम इंसान तो खादी भी नहीं पहन सकता था। तो उन्होंने क्या किया, ये एक तरह से लॉइन क्लॉथ यानी एक लुंगी पहनना शुरू कर दिया, कब, 22 सितंबर 1921 से। अब देखिए कितना अच्छा प्रोपोगंडा कह लो या मैनिफेस्टेशन है इस किस चीज़ का, कि हम आपके साथ खड़े हैं। ठीक है, अब कोई जो गरीब इंसान है उस समय इसी तरह की धोती पहना करता था और ऊपर उसके कुछ नहीं होता था। तो जब उन्होंने देखा कि एक इंसान बाहर से पढ़ा लिखा आ रहा है, ऑलरेडी उसने चंपारण खेरा में रेंट क्या है, कम कराया है, काफ़ी कम कराया है, लोगों की बात वो उठा रहा है, पूरे देश में घूम रहा है, हम लोगों के जैसा लगता है, हम लोगों की तरह कपड़े पहनता है, और किसकी बात करता है, खादी की बात करता है, किसकी बात करता है, खादी की बात करता है, नॉन वायलेंस की बात करता है। ठीक है, और किसकी बात करता है, चरखे की बात करता है, इन सब की बात करता है। तो हमें उनके साथ जुड़ जाना चाहिए। तो जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ तो सारे के सारे किसान गांधी जी के साथ बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन के साथ, बहुत ही ज़्यादा एंथो के साथ जुड़ गए। ठीक है, साथ ही साथ क्या हुआ, जब एनसीएम चल रहा था उसी दौरान क्या हुआ, गांधी जी ने पिंगली वेंकैया जो थे उनसे कहा कि एक नेशनल फ्लैग बनाइए जो इंडिया की उस समय की एस्पिरेशन को डिनोट कर पाए। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा कि ये वाला जो फ्लैग आप देख रहे हो, स्वराज फ्लैग, ये जो फ्लैग है, ये वाला फ्लैग इंडिया गांधी जी के कहने पे पिंगली वेंकैया ने बनाया है। इसमें देखिए व्हाइट, ग्रीन और रेड है, और ये क्या है आपका, चरखा भी बीच में है। ठीक है, तो ये क्या क्या चीज़ बता रहा है, सेल्फ रिलायंस बता रहा है, प्रोग्रेस बता रहा है, और क्या बता रहा है, कॉमन मैन को बता रहा है कि आम आदमी हो, सेल्फ रिलायंस हो और प्रोग्रेस हो। अगर आप देखो जो मोदी जी इस समय कर रहे हैं, या पीएम हमारे इस समय की गवर्नमेंट जो कर रही है, वो इन्हीं तीन चीज़ों पे ही तो डिपेंडेंट, इन्हीं तीन चीज़ों को मेन स्लोगन बना रही है, सेल्फ रिलायंस, प्रोग्रेस और कॉमन मैन। तो आप देखो ना, जो चीज़ें सही होती हैं वो अक्रॉस द टाइम उसका आप यूज़ कर सकते हैं अपने फेवर में लोगों को लाने के लिए। ठीक है, अब आप ये नीचे मैंने एक फ्लैग लगा रखे हैं जो विद द टाइम इंडिया में डेवलप हुए थे, और जिस समय डेवलप हुए उस समय के लोगों की एस्पिरेशन को डिनोट कर रहे थे। देखिए ये 1906 अनऑफिशियली फ्लैग ऑफ इंडिया, ये कब बना था, जब बंगाल का पार्टीशन हुआ था, उसके अगेंस्ट में ये जो फ्लैग है ये बनवाया गया था बंगाल के पार्टीशन में। तो आप देख रहे हो इसमें सूरज, चंद्रमा, ये सब चीज़ें लगी हुई हैं। ये बर्लिन कमेटी में भीखा जी कामा ने क्या किया था, 1907 में ये फ्लैग, बर्लिन कमेटी में ये फ्लैग लहराया था। ठीक है, होम रूल लीग ने लोकमान्य तिलक और एनी बेसेंट ने मिलकर ये फ्लैग बनाया था। ठीक है, इसमें आयरलैंड आयरिश जो कहते झंडा है उसकी भी एक रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, आप देख रहे हो। ठीक है, ये जब कमेटी बनी थी 1931 में, इसमें इन्होंने ये अपडेट किया था इंडिया के फ्लैग को। और बाद में आपको पता होना चाहिए कि एक जो फाइनल जो अपना तिरंगा बना, उसकी जो एडॉक कमेटी बनी थी, उसके हेड कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे सॉरी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनकी कमेटी ने जो है फाइनल फ्लैग बनाया था। अब चलिए किसान मूवमेंट की बात करते हैं। किसान मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ नॉर्थ इंडिया में मेनली विद द हेल्प ऑफ स्वामी सहजानंद जी।
स्वामी सच्चिदानंद जी जो थे उन्होंने क्या किया, ईस्टर्न यूपी स्पेशली गाजीपुर से लेके पटना तक का जो एरिया था उसमें किसानों के बीच में रह के उनको मिलिट्री लीडरशिप लिखाई। और ये जो स्वामी सच्चिदानंद थे ये डंडा लेके चलते थे, क्या लेके चलते थे, डंडा, या फिर ऐसे डंडा लेके चलते थे। और ये बोलते थे अपना डंडा जिंदाबाद, अपना डंडा जिंदाबाद। ठीक है, काफ़ी हठी इंसान थे और मिलिट्री लीडरशिप इन्होंने प्रोवाइड की। फॉलोअर्स जो थे उनको कहते थे किसान प्राण। ठीक है, इनके इतने अच्छे फॉलोअर्स, इतनी पॉपुलरिटी थी कि इन्होंने जब कांग्रेस को सपोर्ट किया तो 1936 के इलेक्शन में जो थी कांग्रेस बिहार से जीती थी। ठीक है, एनसीएम में इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रेट वर्क किया। गांधी जी के मैसेज, कौन सा मैसेज था इन गांधी जी का, नॉन वायलेंस का मैसेज था, खादी का मैसेज था, इन सबको प्रोपोगेट किया। और तिलक स्वराज फंड में भी काफ़ी इन्होंने रुपए डलवाए। ठीक है, ये पटना से एक हिंदी वीकली चलाते थे हुंकार, उसका नाम क्या था, हुंकार का। इस सहजानंद सरस्वती जी के बारे में मैंने बताया है। ऑल्दो इनका जो वर्क एरिया था वो बिहार में था, लेकिन ये चूंकि इनका जन्म जो हुआ था वो यूपी में हुआ था, इसलिए इनके बारे में थोड़ा जानना भी जरूरी है, क्योंकि सिलेबस में लिखा है इमिनेंट पर्सनालिटीज एंड फ्रीडम फाइटर ऑफ यूपी। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, फॉर्मर्स जो जब ये स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती ये सब कर रहे थे तो अब जो न्यूज है वो धीरे धीरे क्या है, तो यूपी में भी आई। यूपी में आई तो फार्मर्स को भी लगा कि भाई ये जो ब्रिटिश और जमींदार का जो नेक्सस है, जो इविल राज है, उसको हमें किससे रिप्लेस करना है, होम मेड सोशल ऑर्डर से रिप्लेस करना है। ठीक है, जो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा के थे 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में सेशन में हुए थे स्वामी सच्चिदानंद जी सरस्वती। ठीक है, अब देखिए किसान सभा यूपी में कब हुई। किसान सभा जो यूपी में हुई 1918 में गौरी शंकर मिश्रा, इंद्र नारायण द्विवेदी और मालवीय जी की हेल्प से हुई थी। और इसमें जब मोतीलाल नेहरू भी इन्वॉल्व थे। ठीक है, और लेटर यूपी किसान सभा वाज मर्ज इनटू अवध किसान सभा। ठीक है, अवध, अवध का एरिया मतलब समझ लो आपका जो आपका एरिया है, प्रतापगढ़ एरिया हुआ या फैजाबाद हुआ, अयोध्या हुआ, इन सब का, इलाहाबाद एरिया हुआ, ये सारे एरिया। और ये मेनली जो ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया कौन सा है, एक तरह से देख लो जहाँ पे भगवान राम का प्रभाव ज़्यादा रहता है। ठीक है, अयोध्या हुआ, फैजाबाद हुआ, ये सारी जगह। ठीक है, तो इनके जो इंपॉर्टेंट लीडर थे अवध किसान सभा के वो थे बाबा रामचंद्र। ठीक है, अब ये जो बाबा रामचंद्र है इनके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। बाबा रामचंद्र जो थे उनका जन्म तो हुआ था कहाँ पर, ग्वालियर में। कहाँ पे जन्म हुआ था, ग्वालियर में। लेकिन बाद में ये कहाँ चले गए, फिजी चले गए। फिजी में ये 10-12 साल तक रहे एज ए इंडेंचर्ड लेबर। और वहाँ पे उन्होंने एक वहाँ पे जो लोगों के साथ, जो लेबर्स के साथ जो ज्यादती होती थी उससे रिलेटेड उन्होंने एक लेटर कहते इंडिया में पोस्ट कर दिया चुपचाप से। तो उसके कारण इन्हें फिर जब वहाँ की गवर्नमेंट पकड़ने के लिए तैयार हो गई, जब उसको पता चला कि भाई हम लोगों की जो पोल खुल रही है, तो वो वापस क्या हुए, वो वापस आ गए, वापस इंडिया में आ गए। और इंडिया में वो कहाँ पे रहने लगे, अयोध्या में रहने लगे, अयोध्या में रहने लगे। इन्होंने अपना बेस कहाँ बनाया, अयोध्या में बनाया। और अयोध्या में किस जगह, और अयोध्या में ये कैसे रहते थे, भगवा धारण करके एकदम हाथ में रामायण लेके, और सबसे क्या बोलते थे, सीताराम। ठीक है, ये आप ट्रिक समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मास लीडर एडमिनिस्ट्रेशन में जा रहे हैं, आपको लोगों को उनके कल्चर से कनेक्ट करना आना चाहिए। अगर आप उनके कल्चर से कनेक्ट नहीं करोगे तब तक आप उनको कम्युनिकेशन उनके साथ अपना सही नहीं कर पाओगे। तो बाबा रामचंद्र देखिए आए फिजीज थे, लेकिन उन्होंने सन्यासी बने, सन्यासी बनने के बाद सीताराम बोला। लोगों के बीच उनकी रिस्पेक्ट बढ़ी, क्योंकि वो बार बार जहाँ भी जाते थे वो राम की कथा सुनाते थे, भागवत सुनाते थे, और साथ ही साथ किसानों की जो दिक्कत थी उसको भी सॉल्व करते थे। ठीक है, उस समय क्या हुआ था कि जवाहरलाल नेहरू जी जो यंग थे वो भी एक तरह से किसानों को ग्राउंड लेवल पे सुनने लगे थे और उनके साथ मिलकर काम कर रहे थे। उस समय जो कांग्रेस थी वो भी कांग्रेस ने भी ये समझ लिया था कि भाई जो फार्मर्स हैं उनके साथ रहना मेरे लिए, हम लोगों के लिए ज़रा जरूरी है। ठीक है, तो कांग्रेस भी एक तरह से क्या थी, ऑलरेडी कांग्रेस को जो फंडिंग मिलती थी या कांग्रेस का जो प्रोपोगेंडा था वो किसके थ्रू चलता था, जितने भी जमींदार थे। ठीक है, लेकिन कांग्रेस को जो मास मूवमेंट करना था वो किसके थ्रू करना था, फार्मर्स के थ्रू करना था। तो इस समय जो टिल्ट थी वो फार्मर्स की तरफ थोड़ी सी झुकी इतने टाइम के लिए। और नेहरू जी ने इंडिपेंडेंट में कांग्रेस के थ्रू क्या लिखा कि किसान वर द बुलवर्क ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट है जो आप कहते मेंशन कर सकते हो अपने आंसर में।
ठीक है। गांधी जी लेकिन जो थे वो इस पूरे सिस्टम से नाराज थे। एक तो चौरी चौरा कांड हो गया 4 फरवरी 1922 को। उससे पहले किसान जो थे उन्होंने क्या किया, अपना प्रतापगढ़ में उन्होंने लड़ाई कर ली, या फिर जहां भी जाते थे वो लड़ाई की कर लेते थे। अब लड़ाई क्या कर लेंगे जब आप अनएजुकेटेड नहीं कहेंगे आप, उन लोगों को जब पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में रहकर किसी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन करना नहीं आता है, उनको ट्रेनिंग नहीं मिली है, तो क्या जब उनके ऊपर लाठी चार्ज होगा तो वो रिप्लाई करेंगे ही। तो लेकिन जो गांधी जी थे वो हैप्पी नहीं थे, उनको उनको ये चायोटिक या वायलेंस जो फार्मर्स का था वो उससे बिल्कुल हैप्पी नहीं थे। उन्होंने क्या बोला था कि किसान मूवमेंट वाज एंटीरियर टू एंड इंडिपेंडेंट ऑफ एनसीएम, मतलब उन्होंने कह दिया किसान मूवमेंट अलग चल रहा है और मेरा ये जो नेशनल नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है वो अलग चल रहा है। तो आप देख लो कि गांधी जी अलग हैं, जवाहरलाल नेहरू जो यंग थे वो शुरुआत में कांग्रेस साथ में लड़े, साथ में किसानों में खड़े हुए, लेकिन बाद में कांग्रेस के सिस्टम के अंदर उनको एक तरह से साइडलाइन कर दिया गया, या फिर वो खुद ही कांग्रेस का जो ऑफिशियल स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू था उससे अलग बोल नहीं पाई। ठीक है। तो बाद में 1922 में क्या हुआ था कि कांग्रेस से चौरी चौरा कांड के बाद जब गया सेशन हुआ था, तो जितना भी फैक्शन था, चाहे वो CR दास हो या फिर जो भी मालवीय जी हो, ये सारे के सारे कांग्रेस से क्या हो गए थे, डिससेटिस्फाई होकर अलग हो गए थे, वो अपना अलग अलग खुद इंडिविजुअल काम करने लगे थे। और कांग्रेस जो कांग्रेस का था वो जमींदारों और ये किसानों को साथ लेके चलने का मोटिव हो गया था। ठीक है। अब देखिए जो एका मूवमेंट था, ठीक है, ये जो एका मूवमेंट था, ये जो अवध किसान सभा की आप बात कर रहे हो, ये आपका एरिया पड़ जाता है कानपुर के बाद, कानपुर और लखनऊ के नीचे वाला एरिया, इलाहाबाद साइड का एरिया। ठीक है। अब ये जो एका मूवमेंट है वो लखनऊ से थोड़ा सा ऊपर क्यों हुआ हो, जैसे हरदोई हुआ, सीतापुर हुआ, बहराइच हुआ, इन जगहों पे एका मूवमेंट बना था। एका मतलब यूनिटी। ठीक है। और ये सबसे पहले तो कांग्रेस लीडर्स ने स्टार्ट किया था, लेकिन बाद में इसकी लीड किसने संभाल ली थी, मादरी पारसी ने। मादरी पारसी जो था वो था आपका लोअर कास्ट के। ठीक है। इन्होंने क्या कहा था कि भाई रेंट तो देना है, लेकिन रिकॉर्डेड रेंट देना है, लेकिन क्या देना है, समय पे देना है, लेकिन रिसिप्ट के साथ देना है। ये कुछ एका मूवमेंट की डिमांड थी। ठीक है। अब एका मूवमेंट की जो डिमांड थी उसमें कौन लोग शामिल भी थे, स्मॉल जमींदार भी शामिल थे। स्मॉल जमींदार शामिल क्यों हो गए इसमें, क्योंकि स्मॉल जमींदार से जो रेंट की जो डिमांड की जा रही थी अंग्रेजों की तरफ से, वो बहुत ज़्यादा होती थी। जब उनकी तरफ से ज़्यादा होगी तो ऑब्वियस सी बात है वो ट्रांसफ़र करेंगे किससे, किसानों से। तो जो स्मॉल जमींदार थे उनके पास तो इतना कैपेबिलिटी भी नहीं होती थी कि इतना सारा रेंट वो किसानों को दे पाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो लैंड होता था जमींदारों का वो अनप्लो हो जाता था, या फेमाइन पड़ गया तो उनके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता था, क्योंकि कुछ फील्ड ऐसे होते थे जिनको वो खुद जोतते थे। ठीक है। तो एका मूवमेंट स्टार्टिंग में तो अच्छा रहा, लेकिन बाद में जब कांग्रेस ने इससे दूरी बना ली तो इसको भी सप्रेस कर दिया गया आफ्टर एनसीएम के बाद अंग्रेजों ने। ठीक है। अब देखिए हुआ क्या था कि एनसीएम को किस तरह से देखा था किसानों ने। ठीक है। अब नागपुर सेशन जो कांग्रेस का हुआ था 1920 में, एंड ऑफ 1920 उसमें क्या हुआ था, अंग्रेजों ने सॉरी ये आईएनसी ने बोला था कि नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस ये इनके प्रोग्राम में शामिल हो गया था नागपुर सेशन में। ठीक है। अब जो फार्मर्स थे उनके पास अखबार गया, किसी ने बताया, तो उनके लिए पॉलिटिकल स्ट्रगल फॉर स्वराज का मतलब क्या हुआ, उनके मतलब क्या हुआ कि हमें क्या करना है, जो हमारे ऊपर जो बहुत ज़्यादा भूमि कर लगता है, लैंड टैक्स लगता है, उसके अगेंस्ट में ये एनसीएम है। हमको क्या चाहिए, रेंट फ्री रहने चाहिए, हमें एक ऐसी ज़मीन चाहिए जिसका हमें कर ना देना पड़े। ठीक है। हमें सस्ते कपड़े चाहिए, हमें सस्ती खाने के सामान या कंज्यूमर गुड्स हैं वो भी सस्ते चाहिए, और हमें क्या चाहिए, फ्री रेलवे पास चाहिए। ठीक है। अभी फ्री रेलवे पास का यूज़ क्या होता था कि आप भी देखते हो, जब भी अभी भी जब भी कहीं कोई भी मूवमेंट होता है, बहुत भयंकर संख्या में लोग जाते हैं, तो 50 से 60 हज़ार लोग जा रहे हैं, किस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं बिना टिकट लेके, और बिना टिकट लेके जा रहे हैं तो उनको क्या लग रहा है कि भाई हम सरकार का नुकसान कर रहे हैं, और एक तरह से ये हमारा नॉन कोऑपरेशन है। ठीक है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में क्या हुआ कि पीपल स्टार्टेड टेकिंग ट्रेन जर्नी टू अटेंड मास मीटिंग्स विदाउट टिकट। अब विदाउट टिकट लोग जा रहे हैं, ज़्यादातर उसमें क्या होते थे, यूथ होते थे, तो उनको अगर किसी ने भी टोका तो वो तुरंत यूथ के, अगर आप तो जानते ही हो, तुरंत राइट्स हो जाते थे, तुरंत वो पतरी पटरियाँ तोड़ने लगते थे, तुरंत अपने जो सरकारी बिल्डिंग है उनको नुकसान पहुंचाने लगते थे। तो ये जो इन पूरा का पूरा ये जो मास मूवमेंट था वो सबसे ज़्यादा कहाँ एक्टिव था, वॉलेंट फॉर्म में प्रतापगढ़ में था, फैजाबाद में था, रायबरेली में था। तो इन सारे लोगों में यहाँ पे इन्होंने क्या किया, वॉलेंट एक्शन ले लिया, किसके अगेंस्ट में, जमींदार के अगेंस्ट में। जमींदार जो थे उनके घर जला दिए, उनसे जितने भी कागज थे उन सबको जला दिया, ये सब हुआ। तो उससे क्या हुआ कि जो रिबलर्स थे उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट को सपोर्ट किया, किस लिए,
रिस्टोर ऑर्डर, कि आप जो भी लॉ एंड ऑर्डर है उसको रिस्टोर करो। ये थोड़ा ना होता है कि आपके पास अगर संख्या ज़्यादा है तो आप ट्रेन के ऊपर बिना टिकट चलोगे, ट्रेन को रुकवा लोगे या कोई भी जगह तोड़फोड़ कर दोगे। लेकिन जो कांग्रेस थे वो ओपनली एलिड हो गई थी किसके फेवर में? कांग्रेस के फेवर में, किसानों के फेवर में, क्योंकि वो समझ गई थी कि पॉलिटिकल और एग्रेरियन मूवमेंट को इस समय मर्ज करना काफ़ी जरूरी है। और इसको ही उन्होंने डिस्प्ले कैसे किया था कि मोतीलाल नेहरू को फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाया था ऑल इंक्लूसिव यूपी किसान सभा में का फरवरी 1921 में। तो ये फार्मर्स एस्पेक्ट था किसमें? एनसीएम में। ठीक है, अब आगे आइए, गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्स कैसे दिया था फार्मर्स एजिटेशन का। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो उस समय जो गवर्नर थे यूनाइटेड प्रोविंस के थे वो थे सर हरकोट बटलर। कौन थे? हरकोट बटलर। ठीक है, इन्हीं के नाम पे हमारा इंस्टीट्यूट एक कानपुर में HUTI सबसे पुराना इंस्टीट्यूट है। अब बटलर गवर्नमेंट ने क्या किया? सेडिशियस मीटिंग एक्ट अप्लाई किया था। सेडिशियस मीटिंग एक्ट के थ्रू जो भी जहाँ भी ये लोग ज़्यादा लोग खड़े हुए देखते थे वहाँ रिप्रेशन करना, अरेस्ट करना, कन्विक्शन करना स्टार्ट कर देते थे। अवध रेंट अमेंडमेंट एक्ट बिल 1921 लाया गया था। उसमें क्या बोला गया था कि जो भी टीनेंसी पीरियड है उसको 10 साल तक बढ़ा दिया गया। ठीक है, रोस्टर ईयर सिस्टम लगाया गया। रोस्टर ईयर सिस्टम का मतलब है कि जो भी आप लोकल अथॉरिटी जो भी रेंट मांगेगी उसका जो रेफरेंस पॉइंट है वो चेंज होता रहे, ये नहीं कि आप अपने मन से कर दो। एक फिक्स सिस्टम रख दिया गया कि हाँ इस साल ये इस वाले साल के कंपैरिजन में होगा, अगले साल इस वाले साल के कंपैरिजन में होगा। लेकिन लैंडलॉर्ड को क्या ना, लैंडलॉर्ड को सिक्योर रखा गया। लैंडलॉर्ड का जो राइट्स था इविक्ट करने का अनडिजायरेबल लोगों को या फिर नॉन रेजिडेंट इंडियन को, वो उनके पास रहा। ठीक है, इसके बाद उन्होंने क्या कहा कि कोई भी लैंडलॉर्ड होगा वो अपनी जमीन ले लेगा फॉर डेवलपमेंट पर्पज के लिए। अब डेवलपमेंट पर्पज जो है इसकी डेफिनेशन जो थी वो कौन डिफाइन करेगा? सिर्फ और सिर्फ जमींदार। ठीक है, या फिर गवर्नमेंट या फिर तालुकदार। तो ये सारे लोग आपस में मिले हुए हैं। तो एक तरह से जो अमेंडमेंट बिल भी लाया गया वो एक तरीके से कुछ ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। बस ये हुआ कि टीनेंसी पीरियड जो पहले 7 साल था वो अब 10 साल हो गया। तो उससे ज़्यादा कुछ फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि आपको नजराना तो हर साल ही देना पड़ता था। नजराने का मतलब है कि एक साल फसल के 2 सीजन हुए, एक साल हुआ, आपको अगले साल फसल करनी है तो उससे पहले नजराना जाके देना है। ठीक है, मोडिफिकेशन इन गवर्नमेंट सर्वेंट कंडक्ट रूल। ठीक है, ये भी कराया था। उसमें क्या गया था, जितने भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल थे उनसे कहा गया था कि आप खुद भी पॉलिटिकल मूवमेंट में पार्टिसिपेट कीजिए और जो भी प्रोपेगेंडा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में लाया जा रहा है उसके अगेंस्ट में बोलिए, लोगों को अमन सभा में बुलाइए। अब अमन सभा क्या थी? अमन सभा में क्या गया था, जो लोकल अथॉरिटी है उनको डिस्क्रिशनरी पावर दे दी गई थी और डिप्टी कमिश्नर को भी दे दी गई थी कि आप क्या करो, आप कमेटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी बनाओ जिससे लॉ एंड ऑर्डर और पीस क्या हो, मेंटेन हो सके। ठीक है, और इसमें क्या कहा गया था कि जो डीएम या डिप्टी कमिश्नर है वो चेयरमैन रहेगा ऐसे किसी भी तरह की अमन सभा का। ठीक है, तो बाद में इस अमन सभा को कैसे देखा जाने लगा? लीग, इसको बोला जाता था लॉयल्टी लीग्स। ठीक है, रॉयल्टी लीग्स का मतलब यह कि इसमें जो भी लोग शामिल हो रहे हैं वो एक तरह से अंग्रेजों के गुलाम है। ठीक है, ये पाइनियर ने इनको ये बोला था द रॉयल्टी लीग्स। ये भी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे। ठीक है, लोगों ने जाना बंद कर दिया था और जो भी लोग जाते थे वो ज़्यादा गवर्नमेंट ऑफिशियल है, उनके घर वाले होंगे, उनके रिश्तेदार होंगे। ठीक है, अब ये गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स था एनसीएम के अगेंस्ट में। ठीक है, ये जो रिस्पॉन्स था इनका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। फर्क इस बात का पड़ा, लोग डिप्रेस तब हुए जब गांधी जी ने एनसीएम वापस ले लिया। तो गांधी तो उनका मनोबल जो था वो गिर गया। उसके बाद जब मनोबल गिर जाता है तो भागते हुए लोगों पे लाठीचार्ज करना बड़ा आसान होता है। तो ये सारी जो चीज़ें थी इनको लोग सह जाते हैं, लेकिन गांधी का सपोर्ट या कांग्रेस का जो ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट था प्लस जितने भी बड़े लीडर्स हैं उन सबको जेल में डाल दिया गया था एनसीएम वापस लेने के बाद। तो धीरे धीरे ये सारे लोगों को ये जो मूवमेंट था, ये फार्मर्स मूवमेंट जो था, ये उसी टाइम सप्रेस हो गया विद इन 1 और 2 ईयर। ठीक है, थैंक यू। अब नेक्स्ट आपका जो वीडियो बनेगा वो आपका वीडियो बनेगा आपका वुमेन्स कंट्रीब्यूशन पे। ठीक है, ये लास्ट वीडियो होगा इस सेक्शन का। थैंक यू, कीप वॉचिंग।